So in this video, we'll discuss chapter number 6, major crops and agricultural development. So dear students, whatever cultivation area we have in the world is limited. Okay? अब हम माउंटेन्स के ऊपर तो जाकर कल्टीवेट कर नहीं सकते हैं, है ना? हमारे आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन में तो इतनी बर्फ है, इतनी आइस है कि वहां पर भी हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए आपकी बुक का फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि जो लैंड हैंडर कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड में वो लिमिटेड है. ठीक है? टोटल लैंड सरफेस का 10% ही एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है. देखो पहले ये रही हमारी अर्थ, इस अर्थ पे 71% तो आपको क्या मिलेगा बेटा? वाटर. 29% पे लैंड एरिया है. इस 29% पे माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी है ना, रिवर्स भी हैं. सो ओनली लिमिटेड एरिया इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स कि आप पर्टिकुलर रीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करें. इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है बेटा? फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल. आज बच्चा हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है. नॉट ओनली आर, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है. चलो, कुछ कंट्रीज हैं जिनकी बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कुछ कंट्रीज की धीरे हो रही है, पर हो तो सबकी ही रही है. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराना, खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं है. तो हम बच्चा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं फॉर व्हाट? टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. क्रॉप ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. अब बच्चा जैसे हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, या जूट इंडस्ट्री की बात करें, या शुगर केन इंडस्ट्री की बात करें, शुगर केन नहीं, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, जूट इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो इनका रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है शुगर केन, है ना. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है कॉटन, जूट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है जूट. तो ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा? एग्रीकल्चर से आ रहे हैं ना. इसीलिए वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्या बात क्लियर हुई? चलो, क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस इन द फॉलोइंग टाइप्स. अब हम क्रॉप्स की कैटेगरी देखेंगे बेटा. सीरियल्स में आता है राइस, व्हीट, मेट, मिलेट्स. राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स सीरियल्स हैं. पल्सेस हैं ग्राम, मूंग, उड़द, अरहर. ग्राम, मूंग, उड़द, अरहर. राइस का मतलब होता है देखो चावल, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, मेज मतलब मक्का, और मिलेट्स में ज्वार बाजरा आएगा. पल्सेस के अंदर ग्राम मतलब चने की दाल, मूंग आपको पता ही है मंगोड़ी हम बनाते हैं, है ना. मूंग का चीला भी बनता है. उड़द की दाल इडली डोसे में काम आएगी. और अरहर मतलब तुअर की दाल, जो रोज आप येलो जो दाल खाते हो, किसकी होती है? अरहर की. इसको कुछ स्टेट्स में तुअर भी कहते हैं. ऑयल सीड. अब ऑयल किस किस से बनता है? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सुना होगा आपने, लिनसीड, रेपसीड. तो मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड ये क्या है बच्चा? ऑयल दे मिलता है इनसे. मस्टर्ड मतलब सरसों, लिनसीड मतलब अलसी. फिर हम बात करेंगे फाइबर्स. फाइबर्स किस किस से बनता है बेटा? कॉटन से, जूट से, फ्लैक्स से, हेम्प. कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प ये आपको क्या देंगे? फाइबर्स. क्लॉथ बनेंगे इनसे. बेवरेजेस की बात अगर हम करें तो बेवरेजेस हैं टी, कॉफी, कोको. टी, कॉफी, कोको ये क्या है? बेवरेज क्रॉप है. राइस. तो राइस बच्चा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसका स्टेपल फूड है. मछली चावल, दाल चावल, फिर आएगा आपका इडली, डोसा, उत्पम, सब कुछ किससे बनने वाला है? राइस से, है ना. तो राइस स्टेपल फूड है बच्चा वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का. अब जैसे मैंने इडली बताई, डोसा बताया, उत्पम बताई, तो हमारे इंडिया का ही है. वर्ल्ड में और पता नहीं कितनी डिशेस राइस से बनती होंगी. गूगल पे सर्च करके एटलीस्ट 2 डिशेस आप लोग मुझे बताएंगे पूरे वर्ल्ड में जो किससे बनती होगी? राइस से. इंडिया का छोड़ देना. ये मेन क्रॉप है जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में कल्टीवेट होती है. हॉट भी हो, ह्यूमिड भी हो. हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब जो एयर है उसमें वाटर का प्रेजेंस हो.
कहाँ पर होता है बच्चा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अगर आपको चावल ग्रो करने हैं तो आपको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में ही जाना पड़ेगा। हॉट और ह्यूमिड रीजन हो तभी क्या होगी? क्रॉप ग्रो हो पाएगी। किसकी? राइस की। देखो ये रहा आपका अर्थ पे ये रहा आपका इक्वेटर, और ऊपर और नीचे 23.5। इस रीजन को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन है इसे ही हम कहते हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन। फिर 22.5 से 66.5 तक का जो रीजन है, 23.5 से 66.5 का जो रीजन है, इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बच्चा ट्रॉपिकल रीजन में भी और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आप क्या ग्रो कर सकते हो? राइस। बस ये है कि उसके लिए हमें चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है। राइस को चाहिए हाई टेम्परेचर, कितना? अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। जब उसको ग्रो कर रहे हो तो उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। ह्यूमिडिटी हो। रेनफॉल चाहिए बच्चा 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, मतलब वो एरियाज जहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है वहाँ पर ही चावल ग्रो किया जा सकता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी भी हाई हो, रेनफॉल हो 150 से 200 सेंटीमीटर। अलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। सॉइल कौन सी चाहिए? अलुवियल क्ले सॉइल चाहिए जो रिटेन करके रख सके, पानी को अपने अंदर पकड़ के रख सके। ठीक है। पानी को रिटेन करे, ऐसी सॉइल होगी तो राइस अच्छे से ग्रो होगा। फ्लडेड फील्ड्स when the plants are growing। फ्लडेड फील्ड्स मतलब जब छोटे छोटे ऐसा होता है, एक एरिया बना दिया जाता है, उसके अंदर किसको भर दिया जाता है? पानी को। और यहाँ पर इस एरिया की ऊंची ऊंची दीवार उठा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? ऐसे दीवार उठा दी जाती है। और अब मुझे 3D बनाने नहीं आता है बेटा, इस तरीके से दीवार उठा दी जाती है ना। ये देखो कुछ कुछ कोशिश की है मैंने अब टब की तरह बनाने की। तो ऐसे दीवार उठा दी जाती है और यहाँ पर छोटे 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 मतलब वो यहाँ से पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ क्या बोल रही हूँ? पौधा, मतलब बीज ग्रो किया जाता है, सीड ग्रो किया जाता है। तो फ्लडेड फील्ड इसी को बोला, मतलब यहाँ पर पानी भरा रहना चाहिए। क्या भरा होना चाहिए? पानी। ठीक है। एक पूरी फील्ड बनाएंगे हम जिसके अंदर क्या ग्रो होगा बेटा? पानी भरा हुआ होगा। यहाँ पर ग्रो करेगा आपका राइस। ठीक है। फ्लडेड फील्ड में जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे तो भरी होनी चाहिए फील्ड पानी से। एडिकेट चीप लेबर एज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय हैंड। आप जहाँ पर भी राइस ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर आपको अगर फायदे का सौदा चाहिए, प्रॉफिट करना, तो ऐसी जगह ग्रो करो जहाँ चीप लेबर अवेलेबल हो, क्योंकि आज भी बहुत सारा काम रिलेटेड टू राइस कल्टिवेशन इज डन बाय हैंड्स ओनली, हाथों से ही होता है। अगर हम मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर साउथ ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजिप्ट, यूएसए। कहाँ कहाँ ग्रो होगा? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजिप्ट, यूएसए। इन मॉनसून एशिया में बेटा जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, हम 2 और 3 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं एक ही ईयर में राइस की। आई बात समझ में? 2 या 3 क्रॉप आप राइस की निकाल सकते हो वहाँ पर जहाँ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। अगर हम हिली एरियाज की बात करें, इन हिल एरियाज द स्लोप्स आर टेरेस्ड फॉर राइस कल्टिवेशन। हिली एरियाज में स्लोप के टेरेस बना दिए जाते हैं, स्लोप के टेरेस टाइप के बना दिए जाते हैं जिससे कि वहाँ पर क्या ग्रो किया जा सके? राइस। जापान हैज़ द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टर। जापान, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राइस किस कंट्री में प्रोड्यूस होता है तो बोलना चाइना में, पर सबसे ज़्यादा यील्ड पर हेक्टर कौन देता है तो वो देता है जापान। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज कंज्यूम लोकली। जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका एक मैक्सिमम पार्ट वहाँ पर लोकली कंज्यूम कर लिया जाता है। नाउ व्हीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल सीरियल। सारे सीरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हीट। इसकी तो इंटरनेशनल क्रॉप्स फूड का नाम भी मुझे पता है। जैसे व्हीट से बनती है हमारी रोटी, मतलब चपाती,
फिर पिज़्ज़ा का जो बेस बनता है वो भी व्हीट से बनता है, ब्रेड व्हीट से बनती है, पास्ता व्हीट से बनता है और नूडल्स व्हीट से बनती है। तो यहाँ मुझे पता है, पर राइस का आप लोग मुझे बताएँगे कि इंटरनेशनल क्या-क्या बनता है? कौन-कौन सी फूड बनते हैं किससे? राइस से। व्हीट से तो मुझे पता है क्या-क्या बनेगा, देखो पिज़्ज़ा का बेस बनेगा, ब्रेड बनेगी, पास्ता बनेगा, नूडल्स बनेंगे, ठीक है? चलो। So, it has been the chief source of human food for at least 6,000 years. पिछले 6,000 सालों से एक इम्पॉर्टेंट चीफ का मतलब होता है मुख्य सोर्स है ह्यूमन फूड का। कब से? लास्ट 6,000 ईयर से। वीट स्टेपल फूड है इन द कंट्रीज लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूड्स पे जितने भी कंट्रीज हैं, देखो टोटल 0 से 90 तक ऊपर लैटिट्यूड है, 0 से 90 तक नीचे लैटिट्यूड है, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर आ जाएगा साउथ पोल। तो बीच मिड लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 45 आता है, इधर भी 45 आता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 30 से 60 तक जो एरिया है उसे हम मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? राइस, नहीं वीट क्या मिलेगा? वीट। अगर आप मिड लैटिट्यूड्स पर हैं तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा? वीट। वहाँ पर वीट स्टेपल डाइट की तरह काम करता है। एंड इन द ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन का जो ड्राई पार्ट है वहाँ पर भी मिड लैटिट्यूड्स में भी वीट मिल ही जाएगा। वीट प्लांट्स नीड, वीट के प्लांट को क्या क्या चाहिए वो पढ़ें, उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं चाइनीज मैथोलॉजी क्या कहती है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैथोलॉजी, चाइना की जो मैथोलॉजी वो बोलती है कि ये जो राइस है ये है गिफ्ट ऑफ द एनिमल्स। किसका गिफ्ट है बेटा? एनिमल्स का। इसे कहा जाता है कि एक बार बहुत बड़ी टेरेबल फ्लड आई, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई जिसने चाइना के सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ फूड बचा ही नहीं उनके पास खाने को। तो एक दिन एक डॉग आता है, वो राइस के सीड देता है कुछ लोगों को, और वो लोग जब राइस को प्लांट कर देते हैं तो चारों तरफ इतना राइस हो जाता है कि वो सबको खाना खिला पाते हैं। तो बेटा राइस को चाहिए है रोलिंग और अंड्यूलेटिंग प्लेन्स। अब रोलिंग और अंड्यूलेटिंग प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसे वेव लाइक जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही सुटेबल होते हैं किसके लिए? राइस कल्टीवेशन के लिए। टेम्परेचर हमने राइस में देखा था हॉट, है ना? पर यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए हमें मॉडरेट, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर भी अगर रहा तो बेटा राइस बहुत अच्छे से कल्टीवेट हो जाएगा। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए। राइस में हमने देखा था 150 टू 200 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ पर अगर आप वीट की बात करें तो वीट में सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेनफॉल ही चाहिए। ब्राइट एंड सनी वेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और जब कटाई कर रहे होंगे, जब काट रहे होंगे तो ब्राइट एंड सनी वेदर चाहिए, ठीक है? वेदर कैसा होना चाहिए? सनी, सूरज आसमान में दिखे, प्रॉपर लाइट हो, है ना? तो ब्राइट एंड सनी वेदर हो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। हमने राइस के केस में देखा था वाटर रिटेन करने वाली सॉइल होनी चाहिए जो पानी को पकड़ के रखे, और इसमें कैसी? वेल ड्रेन्ड, मतलब पानी को मिट्टी बाहर निकाल दे, ठीक है? So well-drained loamy soil is good, but black soil produces excellent quality grain. अगर ये आप इसको लोमी सॉइल में ग्रो कर दोगे, ग्रो हो जाएगा, पर बहुत अच्छा कल्टीवेशन करना है तो आपको ब्लैक सॉइल चाहिए पड़ेगी। बेटा वीट को ग्रो करने का एरिया राइस के ग्रो करने से एरिया से ज़्यादा है। वीट इज़ ग्रोन ऑन मोर देन 230 मिलियन हेक्टर्स वाइल राइस कल्टीवेशन इज ऑन 165 मिलियन हेक्टर्स ओनली। जहाँ वीट का जो एरिया है वो है 230 मिलियन, वहीं पर राइस कल्टीवेशन का एरिया 165 मिलियन। जो मेन वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। जो मेन वीट जहाँ प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड में। देखो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे? ये रहा इक्वेटर, ये इक्वेटर के 23 ऊपर और 23 नीचे ये रहा ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम टॉरेट जोन भी कहते हैं। अब इस 23.5 के जब आप ऊपर जाएंगे 66.5 तक, 66.5 एंटार्क्टिक सर्कल, या सॉरी, तो आपको मिलेगा क्या? वो एरिया जिसे हम बोलते हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलने वाले हैं, ठीक है?
ये इतने एरिया को छोड़ दो, 0 से 23, फिर 23 से 66.5 तक जब आप जाओगे, 66.5 तक जब आप जाओगे, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर मिलेंगे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहीं पर बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है किसका, वीट का। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है बेटा, नीदर टू लेस नॉट टू हॉट, ना ही तो बहुत कम ठंडा, नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब अगर हम मेन वीट प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करें, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये कहाँ कहाँ पर होता है बेटा, रशिया में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना। रशिया, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका। These are the prominent reason for or the reason which is producing wheat in a great quantity. Russia, USA, Canada, Australia, China, India, Argentina, Ukraine and साउथ अमेरिका। और बेटा यूएसए और कनाडा में जो प्रेरीज वाला टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसे तो आप ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है वीट, तो वो होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ड्यूरिंग द विंटर सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वीट ग्रो होता है। वीट इज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है वीट। मेज की अगर हम बात करें तो मेज का ओरिजिन हुआ था लैटिन अमेरिका में। तो बच्चा लैटिन अमेरिका से आया है मीज। कहाँ का ओरिजिन है मीज का, लैटिन अमेरिका। इट वॉज ग्रोन बाय द इनकास एंड एस्टेक्स, जो नेटिव अमेरिकन थे। इनकास, इनकेस और एस्टेक्स, ये ग्रो करते थे मेज को लैटिन अमेरिका में। अब मेज फिर दुनिया भर में कैसे पहुंचा, तो इसको पहुंचाने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसको जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेटर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप में मेज को ग्रो करना स्टार्ट किया। आज तक ये स्टेपल फूड की तरह काम करता है। कहाँ के लोगों के लिए, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के लोग आज भी स्टेपल फूड की तरह यूज़ करते हैं मेज का। यूरोप कौन लेके आया, क्रिस्टोफर कोलंबस। इट इज नोन एज कॉर्न इन अमेरिकाज। अमेरिका में मेज को क्या कहते हैं बेटा, कॉर्न। मेज गिव्स अ वेरी हाई yield पर हेक्टर, नियरली 50% मोर देन wheat। अगर हम मेज की बात करें बेटा, तो इसकी yield बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब जिस एरिया में आप इसको ग्रो करते हो, थोड़ा सा ग्रो करो, बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। और अगर हम wheat से कंपेयर करें तो इसका जो yield है वो 50% ज़्यादा है। तो भैया मेज बड़े फायदे का सौदा है। अब मेज के प्लांट को क्या चाहिए, अंड्यूलेटिंग रिलीफ। अब अंड्यूलेटिंग का रिलीफ का मतलब क्या होता है, ये वेव लाइक जो स्ट्रक्चर होता है लैंड के ऊपर, कल्टिएबल एरिया के ऊपर, इसे ही क्या कहते हैं, अंड्यूलेटिंग रिलीफ। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रोइंग पीरियड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, दैट इज मॉडरेट। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की, और वो भी फ्रीक्वेंट सावर, थोड़ी सी आज हो जाए, थोड़ी सी कल, फिर थोड़ी सी परसों, फ्रीक्वेंट सावर्स हो। 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। वेल ड्रेन डीप एंड फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन मतलब बिल्कुल पानी निकल जाए ऐसी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। ठीक है, और डीप, बहुत गहराई तक मिट्टी हो। जो मेन मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें आते हैं यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको। मेज कहाँ कहाँ पर होता है बेटा, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको। इसके बाद कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यहाँ मेज होता है। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड का जो टोटल प्रोडक्शन मेज का होता है उसका लगभग आधा, ऑलमोस्ट हाफ, कहीं पर ही प्रोड्यूस होता है बेटा, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में जो मेज है, मेज का टोटल प्रोडक्शन अगर 100 है पूरे वर्ल्ड का, तो 50 अकेला कौन प्रोड्यूस करता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हाफ प्रोड्यूस कर रहा है हमारा यूएसए। यूएसए इज ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, मेज का।
Maize widely used as feed for fattening cattle and pigs in USA. अच्छा, मेज का यूज किसकी तरह होता है बेटा? फॉडर की तरह होता है। फॉडर मतलब चारे की तरह होता है। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा। और हमारी कंट्री में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपने पेरेंट्स से पूछ के, पापा से पूछ के, क्या बताएंगे कि फॉडर स्कैंडल, चारा घोटाला किसने किया था? ठीक है बात, क्या बोला मीना? फॉडर स्कैंडल मतलब चारा घोटाला। तो वो कौन से नेता थे इतने इंटेलिजेंट जिन्होंने चारे में, फॉडर में भी स्कैंडल करने की सोची? तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या तो आप गूगल की हेल्प ले लें या अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लें, ठीक है? अच्छा, तो यूएसए में इसको बेसिकली यूज किया जाता है अब कैटल्स को मोटा करने में, फैटनिंग में। मतलब पिग्स, यूएसए में पिग मतलब एक स्टेपल डाइट है, पिग भी है ना, पोर्क। तो पिग्स को फैट करने के लिए किसका यूज होता है? मेज का। कहाँ पर? यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूएसए में पिग्स को फैट करने के लिए, कैटल्स को फैट करने के लिए यूज होता है मेज का। अब हम पढ़ेंगे मिलेट। तो जितने भी कोरस ग्रेन हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, शोरगुम, ये सब मिलेट का ही टाइप है। अभी ये जो सीजन चल रहा है, ठंडी वाला सीजन, तो आप लोग देखेंगे कि मम्मी कभी ज्वार की रोटी बना रही है, कभी बाजरा की रोटी बना रही है। रागी बेसिकली छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। शोरगुम, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं बेटा? मिलेट्स, ठीक है? सरसों दा साग और वो मक्की की रोटी जो होता है, खैर मक्का तो वो हो गया मेज़, पर ज्वार बाजरे की रोटी भी बनती है। ये जो ग्रेन है इनकी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है एज कंपेयर टू दूसरे सीरियल से कंपेयर करें तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर में, लो रेनफॉल में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो पर रेनफॉल कम हो। फर्टाइल थोड़ी सॉइल कम भी होगी तो चलेगा, सैंडी मतलब रेत भी होगी तो चलेगा। तो ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगुम क्या है बेटा? मिलेट है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दूसरे सीरियल से थोड़ी कम होती है। ये वहाँ पर ग्रो होती हैं जहाँ टेम्परेचर तो हाई हो पर बारिश कम हो। लेस फर्टाइल लॉ, सैंडी सॉइल भी चल जाएगी मिलेट ग्रो करने के लिए। सेमी एरिड पार्ट हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के, अभी मैंने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दिखाया ना तुम्हें। ये वाला जो रीजन है ये ट्रॉपिकल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला रीजन सब ट्रॉपिकल हो गया। 23 से 66 तक सब ट्रॉपिकल, 0 to 23, 0 to 23 और 23 to 23 जो एरिया हुआ, जैसे ये वाली लाइन 23.5, ये वाली लाइन है 23.5, तो 23 to 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन है, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक जो एरिया है उसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। मिलेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, नाइजीरिया, नाइजर, इजिप्ट। मिलेट्स कहाँ कहाँ पर होगा? इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, नाइजर, नाइजीरिया, इजिप्ट। इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, नाइजीरिया, नाइजर, इजिप्ट। मिलेट इज यूज्ड एज फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल इन यूएसए। यूएसए में जितने भी लोग हैं जो अपने घर में एनिमल रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, मिलेट उनके फॉडर, उनके चारे की तरह काम करता है। शुगर केन भी किसका टाइप है बेटा? ग्रास का। जो आपका राइस है वो भी ग्रास का टाइप है, ग्रास मतलब होता है घास। जो आपका वीट है वो भी किसका टाइप है? ग्रास का। और जो आपका शुगर केन है वो भी किसका टाइप है? ग्रास का। बस ये है कि ये जो ग्रास है जिसका नाम है शुगर कैन, इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती, मुंह फुला के देख लो ऐसी। इट ग्रोज टू अ हाइट अबाउट 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट या उससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है हाइट में शुगर केन। शुगर केन इज स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ, शुगर इज स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ शुगर कैन। ये जो शुगर केन की जो स्टीम होते हैं, स्टेम होते हैं, देखा होगा ना भी आपने, गन्ना दिवाली के टाइम में हम लोग गन्ना ग्यारस की पूजा करते हैं। ये जो शुगर केन है
इसके जो स्टेम है इसमें होती है शुगर। शुगर केन के स्टेम में होती है शुगर। न्यू शुगर केन प्लांट न्यू शुगर कैन प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ ओल्ड प्लांट। अगर ओल्ड प्लांट के स्टेम को कट कर लिया जाए तो न्यू शुगर कैन प्लांट आप स्टेम से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बात, जैसे ये गन्ना था मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और फिर यहाँ आके ग्रो किया तो ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है बात। अगर हम बात करें कि शुगर केन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, जैसे हमने मेज को देखा कि वो लैटिन अमेरिका में ग्रो होता था, उसको क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप ले गए। वैसे शुगर केन का ओरिजिन माना जाता है ईस्टर्न एशिया से। ठीक है, फिर ईस्टर्न एशिया से मिडिल ईस्ट गया, फिर सदर्न यूरोप, एशिया से मिडिल ईस्ट से यूरोप गया। कौन लेके गए? अरब ट्रेडर्स। शुगर केन प्लांट नीड, अब शुगर केन ग्रो करना है तो आपको क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत गर्मी भी हो और आसपास वाटर बॉडीज भी हो जिसके थ्रू वाटर एवापोरेट होके एयर में मिल जाए, तभी तो हम बोलेंगे हॉट भी है ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स व्हाट? प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिड क्लाइमेट हो, हॉट हो, ह्यूमिडिटी भी हो, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो ह्यूमिडिटी होगी बेटा। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। लेवल लैंड हो, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल हो। लेवल लैंड मतलब ऐसे 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 नहीं हो, लेवल लैंड हो, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। जिस भी सॉइल में आप शुगर कैन को ग्रो करना चाहते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होनी चाहिए। बेटा आपकी फील्ड इस तरीके से बनाई हो, आपने जो खेत बनाया हो वो इस तरीके से बनाया हो कि वहाँ पर एक्यूमुलेशन ना हो वाटर का, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, स्टोर ना हो, एक्यूमुलेट ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर केन प्रोड्यूस करती है। सो स्टूडेंट, द नेम ऑफ द कंट्रीज विच इज प्रोड्यूसिंग अ गुड quantity of sugarcane are Brazil, Cuba in West Indies, India, Mexico, Pakistan, Australia, Indonesia, Philippines, Hawaii Island, Fiji, South Africa, Southern USA. So many countries are there: Brazil, Cuba in West Indies, India, Mexico, Pakistan, Australia, Indonesia, Philippines, Hawaii, Fiji, South Africa, and Southern USA, etc. नाउ आज के टाइम में बेटा जो शुगर कैन है वो ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो हो जाता है, ट्रॉपिक्स में भी, सब ट्रॉपिक्स में भी। पर अगर हम टेम्परेट लैंड की बात करें तो शुगर कैन हार्डली ऐसी प्लेस मिलेगी टेम्परेट लैंड में जहाँ पर ग्रो होता हो। ठीक है, नाउ डे शुगर कैन इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ग्रो हो रहा है, ट्रॉपिक्स में भी, सब ट्रॉपिक्स में भी। पर आज भी हार्डली एनी शुगर कैन प्रोडक्शन होता होगा कहाँ पर? टेम्परेट लैंड में। नाउ कॉटन, अगर हम कॉटन की बात करें बच्चा तो कॉटन का ओरिजिन इंडिया से ही है। कॉटन का ओरिजिन इंडिया से ही है। सबसे पहले ये कल्टीवेट हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कॉटन मेन रॉ मटेरियल है किसका? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ये वाइडली यूज होता है एज फाइबर टू मेक क्लॉथ। देखो कॉटन की साड़ी होती है, कॉटन का शर्ट होता है, कॉटन की बेडशीट होती हैं, सब कुछ बनता है कॉटन से। तो इस कॉटन को बनाने के लिए, कॉटन फाइबर को बनाने के लिए किसका यूज होता है? कॉटन का। इसका जो क्रॉप है इसका ओरिजिन इंडिया में ही है और ये पहली बार हम बोलते हैं कब ग्रो की गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब जो क्वालिटी होती है रॉ मटेरियल रॉ कॉटन की वो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर। द क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फाइबर। फाइबर की जितनी लेंथ होगी उतना अच्छा क्या होगा? कॉटन होगा। इसकी फाइननेस, लस्टर, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, कलर, क्लियरनेस, कितना क्लियर है, कितना अच्छा कलर है, स्ट्रेंथ मजबूत है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं, मतलब स्किन को अच्छा लग रहा है कि नहीं, लस्टर चमक है कि नहीं, इस पर डिपेंड करती है। कॉटन यूजुअली एक एनुअल क्रॉप है। कॉटन कैसी क्रॉप है बेटा? एनुअल। शुगर कैन भी एनुअल क्रॉप है। अब कॉटन को क्या चाहिए बेटा? हाई टेम्परेचर, लगभग 27 डिग्री ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जब वो ग्रो कर रहा है तो 27 डिग्री उसको टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल चाहिए 60 to 100। फ्रीक्वेंट सावर में चाहिए, मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक साथ में बहुत सारी ना हो जाए।
थोड़ी आज हो थोड़ी कल, थोड़ी ऐसे फ्रिक्वेंट शावर हो। और टोटल रेनफॉल कितनी चाहिए? 60 to 100 सेंटीमीटर। फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। फर्टाइल हो मतलब उपजाऊ हो, वेल ड्रेन मतलब पानी को रिटेन ना करे, पूरा निकाल दे बाहर। मॉइस्चर को रिटेन करने वाली सॉइल हो, ऐसी सॉइल जो मॉइस्चर पकड़ के रखे पर पानी पूरा बाहर निकाल दे। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है डेक्कन प्लेटियो की, सबसे सुटेबल सॉइल है कॉटन ग्रो करने की। ड्राई क्लीन सनी वेदर, ड्राई सूखा भी हो, क्लियर भी हो, सनी वेदर हो। राइपनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल को आप राइप कर रहे हो, कट कर रहे हैं, पक रही होंगी वो। राइपनिंग मतलब फ्रूट का मेच्योर होना, पक जाना। तो अब कैसा चाहिए? ड्राई क्लियर और सनी वेदर। जो मेन कॉटन प्रोडक्शन कंट्रीज हैं वो है यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, मेक्सिको, उज़्बेकिस्तान। कौन कहाँ कहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है? यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, मेक्सिको, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, इतनी जगह कॉटन प्रोड्यूस होता है। कॉटन यूजुअली ग्रोन ऑन स्मॉल फार्म्स, बहुत स्मॉल छोटे छोटे फार्म्स में कॉटन ग्रो होता है। तज मशीन्स हैव लिमिटेड यूज़, मशीन्स का बहुत कम यूज़ है कॉटन में। पर यूएसए की अगर हम बात करें तो वो लार्ज स्टेट्स में, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में, बड़े बड़े लैंड एरिया में ग्रो होता है, इसलिए मशीन्स का यूज़ होता है। इंडिया में छोटे छोटे पैचेस पे कॉटन ग्रो कर रहा है तो मशीन का कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। पर यूएसए में बड़े बड़े एरिया में कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है, तो ये किसका यूज़ करते हैं? मशीन्स का। नाउ जूट, जो जूट है बेटा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है जूट। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जूट। यूज़ तो देखो फाइबर नहीं होता बेटा, आजकल हम लोग सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पर अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो कॉटन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर होता है जूट। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं बेटा। इसे गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो कलर होता है गोल्डन होता है। आप लोगों ने सुतली देखी होगी ना, कई बार डोर मेट या कर्टन्स बने हुए देखे होंगे, गोल्डन कलर के होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट इज कॉल्ड ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड। जूट इज कॉल्ड ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को, क्योंकि ये पैकिंग मटेरियल बनाने में यूज होता है। आप लोग देखते होंगे ना, जो पैकिंग में ब्राउन कलर आता है, कई बार साड़ीज के अंदर एप्पल की कार्टून्स के ऊपर मिल जाएगा आपको, है ना। जो ब्राउन कलर से जो पैकिंग होती है वो किससे बना होता है बेटा? जूट से। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ब्राउन पेपर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैकिंग मटेरियल बनाने के काम आता है। ये चीपेस्ट फाइबर है विच कैन बी डाइड बट नॉट इजीली ब्लीच्ड। ये चीपेस्ट फाइबर है जिसको आप डाई कर सकते हो पर इजीली ब्लीच नहीं कर सकते, डाई कर सकते। जूट कहाँ ग्रो होता है बेटा? जूट को चाहिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्मी भी बहुत हो और बारिश भी पड़ती रहे। वार्म एंड वेट, गर्मी भी हो, गीला पानी भी हो। इसके लिए चाहिए अलुवियल सॉइल जो सॉल्ट्स में रिच हो। अलुवियल सॉइल रिच इन सॉल्ट्स बहुत सुटेबल है इसके लिए। हाउएवर डेल्टाइक सॉइल विच इज़ रिन्यूड एवरी ईयर, पर जो डेल्टाइक सॉइल होती है जो हर साल रिन्यू हो जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? जूट कल्टीवेशन के लिए। जूट ग्रोज वेल इन अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म और वेट क्लाइमेट में होता है। सुटेबल सॉइल एलुवियल सॉइल, पर उसको सॉल्ट में भी रिच होना पड़ेगा, वो बहुत सुटेबल है। डेल्टाइक सॉइल, जो रिवर जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर डेल्टा बनाती है, वो सॉइल बहुत अच्छी होती है जूट के लिए, क्योंकि हर साल ये सॉइल रिन्यू हो जाती है। आज बाढ़ आई, न्यू सॉइल आ जाएगी, फिर बाढ़ चली गई, फिर दोबारा सेकेंड ईयर में बाढ़ आई, फिर नई सॉइल आई, फ्लड के साथ न्यू सॉइल बन जाती है, और वो बहुत कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। जूट का जो शोइंग सीजन है वो है मार्च अप्रैल। इसके स्टेम्स को कट कर देते हैं अगस्त तो सितंबर में, मार्च अप्रैल में ग्रो करते हैं, अगस्त सितंबर में कट कर देते हैं। जूट ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग रिक्वायर एबंडेंट लेबर, जूट के ग्रो करने में भी उसके हार्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर की ज़रूरत होती है। तो बेटा यहाँ पर इसको ग्रो करना वही फ़ायदेमंद है जहाँ पर इजीली चीप अवेलेबल लेबर हो, है ना। चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज बेसिकली बैडली नीडेड इन
जूट कल्टीवेशन, तो वहाँ ग्रो करो जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड हो, लोग इजीली आपको मिल जाए काम करने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसा भी ना मांगे. दिस इज रेडीली अवेलेबल इन द डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल एरियाज वेयर इट इज ग्रोन. जहाँ पर भी ये ग्रो होता है वहाँ इजीली आसपास ऐसे लेबर मिल ही जाते हैं. जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ताइवान, चाइना चाइना थाईलैंड, मलेशिया. मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडिया. इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ताइवान, ये मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या ग्रो होता है बेटा? जूट. इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग जूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हम इंडिया जूट के, और हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.